डियर स्टूडेंट, हमने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टार्ट किया था। लाइफ प्रोसेस में हमने ये देख लिया था कि लाइफ क्या है और इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस था वो क्या है? न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद आपका सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक्सक्रीशन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये सभी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। तो हमने ये देख लिया है कि लाइफ क्या है और लाइफ को मेंटेन करने के लिए किस किस प्रोसेस की जरूरत है। हम अगर सीक्वेंस बनाए तो लाइफ के लिए हमने बताया था कि लिविंग इंडिकेटिव फैक्टर्स विद एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आ रहा था? तो एनर्जी आ रहा था फूड से। तो हमने ये देख लिया कि अब हम पहले फूड लेंगे। फूड लेने के बाद क्या होगा? फूड जैसे ही हम इनटेक करते हैं तो फूड का डाइजेशन होना चाहिए और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पिरेशन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का इनटेक होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का आपका ग्लूकोज यूं रखा रह जाएगा, ग्लूकोज यूटिलाइज्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम अपने फूड का यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो हमें ब्रीदिंग करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन इनटेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का ही एनर्जी देना शुरू कर देता तो ग्लूकोज का बोतल जो है उसमें भी बहुत एनर्जी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब हम खाते हैं ग्लूकोज बनता है और तब जाकर के ऑक्सीजन उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तब हमें एनर्जी मिलता है। 1 ग्लूकोज ह्यूमन बीइंग्स के केस में नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के केस में क्या होता है, हमने देखा कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है वो 38 एटीपी में कन्वर्ट होता है। और वो जो 38 एटीपी कन्वर्ट होता है और फिर एटीपी बनाने के प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने में लास्ट में जो एटीपी बनता है, जो 38 एटीपी होता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रीयूज्ड हो जाता है। इसका मतलब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 36 नेट एटीपी दे रहा है। तो हमने ये देख लिया कि 38 में से 2 यूज हुआ और 36 एटीपी नेट हमें मिला। इसका मतलब ये हुआ खाना खाए यानी न्यूट्रिशन फर्स्ट स्टेप, रेस्पिरेशन सेकेंड स्टेप। अब जो एनर्जी मिला उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा बॉडी में। तो बॉडी में सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड के हेल्प से उसको सर्कुलेट करेंगे। एक एक सेल्स में जाएगा, एक एक टिश्यू में जाएगा और उसके बाद वो न्यूट्रिशन लेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा और कुछ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगा और उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा, यानी कि फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। तो ये सीक्वेंस है। हमने बता दिया सीक्वेंस में क्या है, न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन। लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर रिप्रोडक्शन क्या ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस तो है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन के बेस पे हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए नॉन डिफाइनिंग फैक्टर्स है, लेकिन ये सभी जो मैंने 4 बताए हैं वो डिफाइनिंग फैक्टर्स है। इसके बिना आदमी नहीं जी सकता है, एक पल भी नहीं जी सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना जी सकता है। तो हमने ये देख लिया। हमने ये भी देख लिया था कि प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। आज हम प्लांट
के फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो हमने ये बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर एक ऐसा कैपेसिटी है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बना लेता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमने ये देखा था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O, ये मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया। ये दोनों मिलाने की प्रक्रिया ये प्लांट में स्पेशल है। मिक्स करने का प्रॉपर्टी बिल्कुल स्पेशल है। और ये क्या है, ये क्यों हो पाता है? ये हो पाता है एक्चुअली करता क्या है कि जब लीफ पे सनलाइट आता है तो सनलाइट के एनर्जी को यानी लाइट की एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमने ये देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट हो रहे थे। तो हमने ये देख लिया था कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी में क्या होता है? कौन सा एनर्जी? लाइट में सनलाइट की बात मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन, उसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट, और इसी लाइट का यूज किया जाता है। और अल्टीमेटली क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो एक पिगमेंट है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये लीफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने में सफल हो जाता है और ग्लूकोज बना देता है। और अब इस ग्लूकोज को क्या करेगा? वो सर्कुलेट करेगा। इस ग्लूकोज को बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो यानी कि लीफ क्या हो गया? किचन हो गया। अब ये जो लीफ जो कि किचन की तरह काम कर रहा है, इस लीफ में कुछ और भी चीज है। इस लीफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस लीफ के किनारे में या इस लीव्स में क्या क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट होता है स्पेशल, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग्स ऑफ द लीव्स या पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्टोमेटा पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये देख लिया कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। एक्चुअली स्टोमेटा हमने ये देख लिया कि स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट है। ये एक तरीके का पोर्स है, हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का नोज है। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया है कि ये जो ओपनिंग्स और क्लोजिंग, ये जो पोर्स होता है ओपनिंग्स और क्लोजिंग होते रहता है। ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है वाटर पे। तो यहाँ वाटर आया कहाँ से? यहाँ जो वाटर आता है, ये वाटर आता है कहाँ से? जाइलम से। हमने बताया कि ये जाइलम से वाटर आता है। जाइलम एक क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है और इसके हेल्प से वाटर आ जाता है। ये आखिर ये जाइलम आखिर करता क्या है? हम जानते हैं कि यहाँ सॉइल है, सॉइल में रूट एम्बेडेड होता है और वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाता है। सॉइल में वाटर ज्यादा है, रूट में वाटर कम है, तो ये खींच लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्टीमेटली जाइलम जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसके थ्रू वाटर मूव कर जाता है और लीफ में पहुंच जाता है। जब लीफ में पहुंचता है और स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ये स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अल्टीमेटली ये क्या होता है कि स्टोमेटा फैल जाता है। स्टोमेटा के अंदर एक ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए स्पेशल गार्ड सेल होता है। ये गार्ड सेल क्या कर रहा होता है कि रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जैसे ये वाटर
एब्जॉर्ब किया लिव एस्टोमेटा, तो उसमें स्वेलिंग आ गया। और जैसे ये स्वेलिंग आ गया, जैसे मान लो कि पहले स्टोमाटा ऐसे है और स्वेलिंग आया तो ऐसे बन गया, तो ये देखो कि बीच में ये ओपन हो गया। और जैसे ये ओपन हो जाता है तब जाकर के वाटर का क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुआ और वाटर इवेपोरेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ वाटर निकलना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि जब सनलाइट पड़ रहा होता है डे टाइम में, खास करके जब वाटर मूव कर रहा होता है, वाटर जब मूव कर रहा होता है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ जब स्टोमेटा ओपन हो गया, वाटर निकलना शुरू हो गया वेपर्स के फॉर्म में, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। इसीलिए किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर प्लांट तो इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना लंबा होता है, तो नीचे से सॉइल से कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वहां तक वाटर चला जाए? तो ये तब पॉसिबल हो पाता है कब, जब यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ये एक खिंचाव लाता है, प्रेशर यहाँ कम कर देता है तो इस तरीके से खींच लेता है। जैसे हम किसी भी चीज को सक कर लेते हैं, उसी तरीके से ये ओपन होता है तो एक तरीके का सकिंग कर लेता है। ये जो स्टोमेटा या लीफ के ऊपर जो आप देखते होंगे ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड रहता है, इसको गटेशन बोलते हैं। Removal of water molecules in the form of liquid from the leaf is called guttation। आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, गटेशन। तो गटेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द लीफ, ये गटेशन हुआ। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये मूव किया वाटर और लीफ पे आया। हमने बताया कि स्टोमेटा को क्लोजिंग और ओपनिंग करने के लिए गार्ड सेल है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा का गार्डिंग कौन करता है, तो गार्ड सेल करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। वाटर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक का आप समझ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का क्या क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, और स्टोमेटा किसको कहते हैं, क्या है, गार्ड सेल क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, गटेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद किस किस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिलाने से ग्लूकोज बना है, ये हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हुआ, इसके मिलाने से ग्लूकोज बना। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो वाटर होता है, ये वाटर स्प्लिट होता है किसमें, ये वाटर स्प्लिट होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के किस में आ जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये कार्बोहाइड्रेट बना लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन आयंस कहाँ से मिलता है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वाटर से हुआ। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वाटर से ऑक्सीजन निकला। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2 है तो यहां से निकला, नहीं, वो वाटर से निकला। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में हर चीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा,
जैसे कि अभी हमने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बताया, उसी तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हेटेरोट्रॉफ्स, और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के बात करेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी।